सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और बच्चों, कल हमने बात की थी प्रश्नावली 2.1 के बारे में। और उसके बाद में हम प्रश्नावली 2.2 के जो भी गुणधर्म थे, जो भी उदाहरण थे, वो हमने देखे थे। आज हम बाकी के उदाहरण करके और प्रश्नावली 2.2 को शुरू करेंगे। तो बच्चों, कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज हम क्वेश्चंस की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे पास एक एग्जांपल है। प्रश्नावली 2.2 में बच्चों जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सब लॉजिकली क्वेश्चन है। लॉजिकली मतलब उनमें कोई ना कोई, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रीजन होगा और उस रीजन के अनुसार हमें उस पर वर्क करना होगा। वो हमें शर्त पे देता है सारी चीजें। किस पे देता है? शर्त पे। और हमें क्या करना होता है? इमेजिन करना होता है, मानना होता है। चर और अचर के बीच का खेल है ये एक प्रकार से। तो आओ इसको समझते हैं। बच्चों, मैंने आपको बोला अपने पास एक लड़का है पप्पू। क्या नाम है? ये लड़का है इसका नाम है पप्पू। क्या नाम है इसका? पप्पू नाम है। इसकी उम्र के बारे में हमें पता नहीं है। क्या नहीं है? पता नहीं है। पता ही नहीं है कि कब पैदा हुआ था। हमें पता लगाना है कि कब पैदा हुआ था। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ये पप्पू है और ये पप्पू की माँ है। ये तो पप्पू है और ये पप्पू की माँ है। बच्चों, हमें सवाल में दिया गया है, पहली बात तो आप मुझे ये बताओ, इसमें पप्पू बड़ा हो सकता है, पप्पू की माँ बड़ी हो सकती है। कौन बड़ा होगा? बेटा बड़ा होगा या माँ बड़ी होगी? माँ बड़ी होगी। तो सवाल में बच्चों एक शर्त दे रखी है, पप्पू की माँ की आयु पप्पू से 3 गुनी है। और ये कैसी आयु है? वर्तमान। वर्तमान में पप्पू की माँ की आयु पप्पू से 3 गुनी है। 3 गुनी किसकी आयु ज्यादा है? पप्पू की माँ की। क्योंकि हमें पता है माँ बड़ी होती है, बेटा छोटा होता है। तो पप्पू की जो वर्तमान आयु है ना, वो अपने माँ की आयु से 3 गुनी कम है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर इस शर्त को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पप्पू की माँ की आयु पप्पू से 3 गुना है। कैसे? जैसे मान लो अभी पप्पू का पहला बर्थडे गया है, तो पप्पू कितने साल का हो गया? 1 साल का। अगर पप्पू 1 साल का है, तो उसकी माँ कितने साल की हुई? 3 गुना करेंगे ना 1 साल का। कितने साल की हुई माँ? 3 साल की। बेटा 3 साल की। लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है कि पप्पू 1 साल का हो, उसकी माँ 3 साल की हो। तो इसमें क्या करना रहता है बच्चों? हमें चर पद मानना होता है, उसके बेस पे हमें वर्क करना होता है। अब हम कैसे करेंगे, कैसे मानेंगे? पहले सवाल को पूरा पढ़ते हैं, पूरा करते हैं। तो वर्तमान में पप्पू की माँ की आयु पप्पू से 3 गुना है। अब 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब आगे के 5 साल बाद पप्पू व उसकी माँ की आयु का योग 66 वर्ष है। अगली शर्त हमें देती, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। पहली शर्त थी वर्तमान में पप्पू की माँ की आयु पप्पू से 3 गुनी है। दूसरी शर्त हमें देती 5 साल बाद, यानी कि आगे आने वाले जो 5 साल है ना, आगे आने वाले जो 5 साल है उसकी आयु जोड़ के बता रहा है ये कि 5 साल बाद, आज जैसे इसकी आयु 1 साल है, तो 5 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी?
1 + 5 = 6 साल। तो 5 साल बाद पप्पू है उसकी माँ की आयु का योग 66 वर्ष है। ये हमारे पास इसकी दूसरी शर्त है। और क्वेश्चन हमें दिया है कि इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए पप्पू की। पप्पू की वर्तमान आयु बताइए। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है। ये पप्पू है, ये पप्पू की माँ है, और वर्तमान में पप्पू की माँ की आयु पप्पू से 3 गुनी है, और 5 साल बाद पप्पू है उसकी माँ की आयु का योग 66 वर्ष है। पप्पू की वर्तमान आयु बताइए। चलो बताते हैं। हमें चर पद इसीलिए तो दिए गए हैं, इसलिए कि आप ऐसा बिल्कुल मान लिया करो। चर पद कौन से होते हैं? अल्फाबेट वाले ऑर्डर्स A B C D E F से कहां तक? X Y Z तक। तो हमने माना, क्या माना? तो बच्चों पप्पू के कुछ भी मान लो, कुछ भी, जैसे चर पद में कोई सी भी एक आप वर्ड उठा लो, उसको मान लो। जैसे कौन सा माने? आप बताओ कौन सा माने? पप्पू का वो क्या माने बताओ? A माने, B माने, C माने, X माने, Y माने, Z माने, बताओ क्या माने? पप्पू के वो X माने। तो माना पप्पू की आयु कितने वर्ष है? X वर्ष है। अब बच्चों देखते जाना, मजा आएगा, मैजिक होगा, जादू होगा भी यहाँ पे। माना पप्पू की आयु कितनी है? X वर्ष, X वर्ष, ये हमने मान ली है। क्या कर लिया? मान लिया। पहली बात हमने रखी अपनी कि माना पप्पू की आयु X वर्ष है। अगर पप्पू की आयु X वर्ष है तो पप्पू की माँ की आयु कितनी गुनी है पप्पू से? 3 गुनी। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? पप्पू की माँ की आयु X गुणा 3, क्योंकि पप्पू की आयु कितनी है? X, और X का 3 गुणा, तो यानी कि X गुणे में 3 कितनी होगी? 3x। अगर पप्पू की आयु X वर्ष है तो पप्पू की माँ की आयु 3x। 3x कैसे आया? क्योंकि हमें दिया है शर्त में कि पप्पू की माँ की आयु पप्पू से 3 गुना ज्यादा है। तो 3 गुना ज्यादा है तो x गुणा 3 हो गया ना, 3 गुणा 3x हो गया। अब अगली शर्त, 5 साल बाद पप्पू और उसकी माँ की आयु का योग 66 वर्ष है। लोरे, अगर पप्पू की आयु वर्तमान में X वर्ष है, पप्पू की आयु वर्तमान में X वर्ष है, कितनी है? X वर्ष है। 5 साल बाद पप्पू की आयु कितनी होगी? 6x। नहीं, 5x 6x नहीं होगी। 6x तो तब होगी जब अब पप्पू की साल 1 मानने के वर्ष में, तब होगी ना 6x। तो वो x भी नहीं होगी, सिर्फ 6 साल ही होगी। तो यहां तो हमने x माना है, तो x को किस में ऐड करेंगे? 5 साल में, या ऐसे कह सकते हैं कि 5 को किस में ऐड करेंगे? x वर्ष में। तो माना नहीं तो अब तो फिक्स हो गई। तो 5 साल बाद पप्पू की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस, मैं आपको बोलूं कि मान लो आप अभी 10 वर्ष के हो, आप अभी 10 वर्ष के हो। मैंने आपको कहा कि आज से 5 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी, तो आप सीधा सीधा जवाब दोगे ना, 10 में 5 जोड़ दोगे, 15 बता दोगे कि मेरी आयु 15 वर्ष हो जाएगी। तो यही काम तो यहाँ पे करना था। हमने क्या माना? पप्पू की आयु कितनी मानी है? x, और x में मैं आपको बोलूं कि 5 साल बाद पप्पू की आयु कितनी होगी, तो अभी वर्तमान में तो x है, और x वर्तमान में है तो 5 इसमें जोड़ देंगे, तो x प्लस 5 इसकी 5 वर्ष बाद आयु आ जाएगी। अब अगला काम हमारा क्या है? पप्पू की माँ की आयु 3 गुना थी ना पप्पू से, 3 गुना ही थी ना। जो मैं बोल रहा हूं ना शब्दों को, उसको सिर्फ आपको गणितीय रूप देना है। पप्पू की माँ की आयु 3 गुना है, तो पप्पू की आयु तो कितनी थी? x, x का 3 गुना, का मैंने आपको बताया था कि गुणा ही होता है, तो 3 गुना मतलब 3 बार गुना करना है उसको, समझ रहे हो? 3 बार गुना करना है, x गुना 3 ऐसे लिखना है उसको, समझ में आया?
अब आगे हम बात करें तो अब 5 साल बाद पप्पू की आयु तो x + 5 होगी और मम्मी की आयु कितनी होगी? 5 साल बाद मम्मी की आयु कितनी होगी? अरे पप्पू की मम्मी की आयु कितनी होगी 5 साल बाद में? पप्पू की माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 3x है। तो 5 साल बाद में कितनी होगी? कितनी होगी 5 साल बाद में? 3x + 5 नहीं हो जाएगी? अरे बेटा 8x कैसे होगी? 3x + 5 होगी ना। पप्पू की माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 3x। आप ये गुना जोड़ देके इतना डरो मत। 3x है। कितनी है पप्पू की माँ की आयु? 3x है। अगर मैं आपको बोलूं कि अब इसमें 5 साल और ऐड करने तो आप 5 को जोड़ोगे ना इसमें, 5 को जोड़ोगे ना इसमें, तो 3x + 5। तो 5 साल बाद मम्मी की आयु, पप्पू की मम्मी की आयु कितनी है? 3x तो पहले ही थी, वर्तमान जो भी चल रही है उसमें 5 और जोड़ देंगे। अब अंतिम बात थी कि अब हमें ज्ञात करवाना था कि पप्पू की वर्तमान आयु क्या है। इससे पहले ये दे रखा था कि 5 साल बाद पप्पू व उसकी मां की आयु का योग 66 वर्ष है। 5 साल बाद पप्पू व उसकी मां की आयु का योग कितना है? 66 वर्ष। अब कौन सी आयु का योग दे रखा है हमें? 5 साल बाद वाली का। तो 5 साल बाद पप्पू की आयु कितनी थी? x + 5। और 5 साल बाद उसकी मां की आयु कितनी है? 3x + 5। और इन दोनों का योग कितना है? ये जो मैंने लिखा है, इसने बोला है अपने, तब मैंने लिखा है, ये कह रहा है 5 साल बाद पप्पू व उसकी मां की आयु का योग 66 वर्ष है। 5 साल बाद पप्पू की आयु तो कितनी है? x + 5। मां की आयु कितनी है? 3x + 5। तो क्या करना रहेगा? आयु का योग ही तो करवा रहा है। तो पप्पू की आयु, पप्पू की मम्मी की आयु, पप्पू की आयु कितनी है? x + 5। योग करवा रहा है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, धनात्मक चिन्ह लगा देंगे। और फिर पप्पू की मम्मी की आयु, और किसके बराबर है? 66 वर्ष के बराबर। तो अब करना ये होता है x + 5 + 3x + 5 = 66। अब जो सजाती है ना, उनको एक साथ लिख लेंगे, और जो विजाती है उनको एक साथ लिख लेंगे। सजातीय मतलब जिनमें एक जैसे पद आ रहे हो उनको आप एक जगह कर सकते हो। अगर जोड़ का चिन्ह तो साथ में जोड़ का चिन्ह आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह तो साथ में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जैसे यहाँ x है तो x, और इधर कितना है? प्लस का 3x, दोनों को एक साथ लिख दिया। इधर आप 5 को 5 के साथ में लिखना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आपको पता है प्लस के 5 और प्लस के 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा? 10 बराबर 66 वर्ष। अब यहाँ पे x और 3x, अब इसमें बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जोड़ गुणा बाकी भाग कैसे होगा। आपको पता है आपके पास एक चॉकलेट है, मैंने आपको बोला कि अब आप इस चॉकलेट का 3 गुना करो। पहले तो 3 गुना मतलब वो चॉकलेट कितनी थी? 1। 3 गुना किया तो 1 × 3 कितनी है? कितनी चॉकलेट होगी? 3। तो अगर एक चॉकलेट और 3 चॉकलेट मिलकर कितनी चॉकलेट हो जाएंगी? 4 चॉकलेट होगी ना। एक चॉकलेट पहले थी, 3 गुना कर दिया मतलब 3 चॉकलेट और ले आया, तो 1 + 3 कितनी चॉकलेट होगी टोटल? 4 चॉकलेट। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4x = 66। अब यहाँ पे बच्चों प्लस का 10 था ना, प्लस का 10 था। मैंने आपको समझाया था कि पक्षांतरण जब हम करते हैं, ये समता वाला चिन्ह आ गया ना, देखो गौर करके, समता वाला चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे प्लस के चिन्ह में है 10 तो उधर लेके जाऊंगा मैं बराबर के, तो किस में हो जाएगा? ये माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। तो कितना आएगा? माइनस का 10। जगह बच्चों कम पड़ रही है, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। तो इधर है बच्चों 4x = 66 - 10, माने 10 को 66 में से माइनस करना है। तो माइनस किया तो कितना आया? 56। 4x =
56। अब हमें मान तो सिर्फ चर पद गए तो ज्ञात करना होता है, और चर के साथ में जो भी अचर पद गुणा में होता है, भाग में होता है, उसको बराबर के उधर ले जाके पलटी मार देते हैं। 4 इधर किसके गुणांक में है, x के गुणा में है, तो इधर x के गुणा में है तो उधर जाके किस में लगेगा, भाग में। 4 का भाग लगा 56 में, कितना आया, 14 है, तो x का मान कितना आ गया, 14 वर्ष। अब x क्या था हमारे पास, x किसको माना था हमने, बताओ देखिए किसको माना था, पप्पू की आयु को। किसको माना था, पप्पू की आयु को। माना पप्पू की आयु x, तो x का मान कितना आ गया, 14 वर्ष। अभी पप्पू की आयु कितनी है, 14 वर्ष है ना, दे रखा है माना पप्पू की वर्तमान आयु कितनी है, 14 वर्ष। अगर मैं पूछूं आपसे कि पप्पू की मम्मी की आयु कितनी होगी, फिर तो आप बताओ, बताओ पप्पू की मम्मी की आयु कितनी होगी वर्तमान में। अगर पप्पू की आयु 14 वर्ष है तो पप्पू की मम्मी की आयु कितनी होगी, कितनी होगी। पहले तो आप वो देखो कि हमें बताया था, कितनी बताई थी, पप्पू की मां की आयु वर्तमान में कितनी बताई थी, 3 गुणे। कितनी बताई थी, 3 गुणे। किसकी 3 गुणे, बच्चे की आयु की, यानी कि पप्पू की आयु की 3 गुणे। पप्पू की आयु कितनी है, 14 वर्ष, तो 14 वर्ष का 3 गुणा करो, गुणा 14 गुणा 3, 14 दूनी 28 और 14 3 42, यानी 14 गुणा 3 करेंगे तो पप्पू की मां की वर्तमान आयु, पप्पू की मां की आयु कितनी हो जाएगी, 14 गुणा 3 बराबर 42 वर्ष। और ये किसकी आयु है, पप्पू की आयु। नहीं, ये ऊपर वाली x बराबर 14 वर्ष किसकी आयु है, पप्पू की आयु। और पप्पू की मां की आयु कितनी है, 14 गुणे 3 बराबर 42 वर्ष। यही तो सवाल था बच्चों, पप्पू की वर्तमान आयु तो ज्ञात करवाई थी, लेकिन हमने पप्पू की मां की आयु भी ज्ञात कर ली। अब अगर इसी सवाल में थोड़ा सा और ऐड करें, हम इसी सवाल में थोड़ा सा और ऐड करते हैं। मैं आपको ये पूछूं कि 5 साल बाद पप्पू की आयु कितनी है। अगर पप्पू की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, पप्पू की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 19 वर्ष। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पप्पू की मां की वर्तमान आयु कितनी है, 42 वर्ष। वर्तमान आयु कितनी है, 42 वर्ष। अगर मैं पूछूं कि पप्पू की मां की 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, तो आप कितना बताओगे, 42 में 5 जोड़ दो, कितना जाएगा, 47। अब समझ में आया, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों इसका। आ रहे ना मजे वाले सवाल, जादू है इन सवालों में। देख लो, ये मान के पता नहीं क्या क्या मान निकलवा लेता है, मान के निकला था ना कि मान लो, इमेजिन कर लो मुझे कुछ भी। गणित में यही तो मजा है, गणित में यही तो कहता है कि आपको जो चाहो वो मान लो। आप कुछ भी मान सकते हो, फिर x मान लो, y मान लो, z मान लो, किसी और को मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मान लो भाई। यही है इसका काम, मनवाने का काम होता है इसका, बस मान लो आप। अगला एक एग्जांपल है बच्चों, मोहित के पास ₹2 के सिक्के व ₹5 के सिक्के हैं। क्या है, मोहित एक लड़का है, उसके पास ₹2 के और ₹5 के सिक्के हैं। जानते हो ना सिक्के, तो ₹2 वाले सिक्के, ₹5 वाले सिक्के है, पता नहीं है कितने हैं। वो यही काम करवाएगा हमसे कि पूछेगा कि कितने सिक्के हैं। तो मोहित के पास ₹2 के सिक्के और ₹5 के सिक्के हैं, पता नहीं है कि कितने हैं। अब इसने शर्त दी है, शर्त यह है, यदि ₹2 वाले सिक्कों की संख्या
शर्त इसने दी है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की तिगुनी है। तिगुनी मतलब 3 गुना है। अगर मान लो हमारे पास 5 रुपए का एक सिक्का है तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 5 रुपए के 3 गुने, यानी कि 5 रुपए का एक सिक्का था तो एक सिक्के का 3 गुना कितना हो गया? एक सिक्के का 3 गुना 3, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 3 माने 6 रुपए। बस यही है, यही लॉजिक आपको समझना है इसमें। वेरी गुड। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की तिगुनी है तथा इनके मूल्यों का योग ₹77 है। मोहित के पास 2 रुपए के सिक्के में 5 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की तिगुनी है तथा इनके मूल्य का योग ₹77 है। इनके मूल्य का योग ₹77 है। दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लीजिए करते हैं। सवाल को बच्चों एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि आपको ध्यान से समझ में आ जाए। इस बात को कान से नहीं, ध्यान से सुनो। मोहित के पास 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। मोहित के पास 2 रुपए के और 5 के सिक्के हैं। आप खुद को मोहित मान लेना, मजा आएगा। मोहित के पास 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की तिगुनी है। तो मान ले, क्या माना? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मान ले। क्या आप बताओ क्या माने? मोहित बताएगा। बेटा इसमें दे रखा है कि माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या में माननी है तो कितना मानूं? चर पद में बताओ, चर पद में क्या मानूं? A B C D X Y Z। तो माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है कितनी है? Z। इसको आप U भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? Z। अगर 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या Z है तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताओ। शर्त पढ़ रहे हैं, शर्त पढ़ो फटाफट से। क्या था? 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 5 वाले सिक्के कितने हैं? Z। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 3 गुना Z। वेरी गुड। कितनी हो गई? 3 गुना Z। 3 गुना Z क्यों आया? क्योंकि हमें दे रखा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है? तो 5 रुपए वाले सिक्के का मूल्य कितना माना हमने? Z। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की कितनी गुनी है? 3 गुनी, मतलब 3 गुना Z। ठीक है। तथा इनके मूल्यों का योग ₹77 है। तो माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? Z। और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 3Z। समझ में आया? अब क्या करना है? इसको रुपए में निकालना ना पड़ेगा कि 5 रुपए का सिक्का है और इतने सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए। तो क्या करना रहेगा? क्या करना रहेगा? 5 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 5 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा बेटा? 5 गुना Z। ये तो बेटा Z तो हमने सिक्कों की संख्या मानी है। कितनी मानी है? जैसे मान लो मानो 5 रुपए के सिक्के हैं और आपकी जेब में पड़े हैं, आपको पता नहीं कितने हैं, तो आपने क्या किया? Z मान लिया कि मेरे जेब में Z सिक्के पड़े हैं। ठीक है। अचानक से आपने जेब में हाथ दिया और 3 सिक्के निकला है ना। तो मैं आपको ऐसे पूछूंगा कि इन 5 रुपए वाले सिक्कों का टोटल मूल्य कितना है, तो आप क्या बताओगे? 5 गुना 3 यानी कि 15 रुपए बताओगे ना। तो ऐसे ही है बेटा, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या Z है, आपने जेब में हाथ दिया, Z सिक्के निकले। Z मतलब कितने भी हो सकते हैं आपके, क्योंकि ये चर पद है। आपको पता लगा कि 5 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य अब कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा? जो सिक्के जेब से निकलेंगे
जो सिक्के जेब से निकलेंगे, कितने सिक्के निकले, जेड सिक्के निकले, तो 5 गुना जेड करके मैं इसका मूल्य ज्ञात कर सकता हूँ ना, तो कितना आ जाएगा 5 जेड इसका मूल्य आ जाएगा। ऐसे ही मुझे 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या भी ज्ञात करनी है, 2 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य बताओ, इसका कुल मूल्य कितना होगा, 3 जेड तो क्या थी, ये सिक्कों की संख्या थी, कितनी थी 3 जेड तो सिक्कों की संख्या है। अब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3 जेड है, तो इसका कुल मूल्य कितना होगा, 3 जेड गुणा, वेरी गुड, 3 जेड गुणा 2। 2 क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास मान लो 3 जेड, यानी कि हमें पता नहीं है कि हमारे जेब में जेड सिक्के पड़े हैं और हमने हाथ डाला, 3 गुना में तो पहले से ही थे वो, क्यों, क्योंकि 2 में 3 गुना था ना। तो हमें पता क्या लगाना है कि कुल टोटल मूल्य निकाल पता लगाना है। हमने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल के बाहर निकाला, तो हमें 2 की बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए। सिक्कों की संख्या कितनी थी 3 जेड, और हमें 2 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, सिक्कों का कुल मूल्य मिलेगा कितना आ गया 6 जेड। अब हमें तीसरी शर्त दे रखी थी कि इनके मूल्य का योग कितना रुपया है, 77 रुपए। क्या हमने 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य ज्ञात कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है। 5 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य है 5 जेड, 2 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य है 6 जेड। तो क्या हम अब इनके मूल्यों का योग इनके बराबर में लेके जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। शर्त दे रखी है इनके मूल्यों का योग, यानी कि 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले सिक्कों के मूल्य का योग। 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य का योग कितना है 5 जेड, प्लस का चिन्ह, मूल्य का योग ही तो पूछ रहा ना, प्लस का चिन्ह। 2 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 6 जेड, किसके बराबर है 77 रुपए के, किसके बराबर है 77 रुपए के। कह रखा ना इसने इनके मूल्यों का योग 77 के बराबर है, 77 रुपए के बराबर है। ये कह रहा है कि 5 जेड प्लस 6 जेड, आप दोनों जेबों में हाथ दे रहे हो, एक में 5 जेड सिक्के एक में 6 जेड सिक्के हैं। आपने जेब में हाथ डाले तो टोटल आपके पास 77 रुपए निकले, टोटल आपके पास 77 रुपए निकले। तो आप जेब में निकाल के फिर गिनोगे कि 2 के सिक्के तो कितने हैं और 5 के सिक्के कितने हैं, इससे पता लगेगा। तो 5 जेड और 6 जेड आपकी जेब में ये सिक्के पड़े थे 2 के, 5 के और 2 के, और टोटल मूल्य कितना था उनका 77 रुपए। अब सजातीय पद्धति, इसमें भी 4 जेड दे रखा है, इसमें भी 4 जेड दे रखा है, तो क्या दोनों को जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 5 जेड और 6 जेड टोटल मिलके कितना हो गया, 5 और 6 कितना हो गया 11 जेड, 11 जेड बराबर 77, 11 जेड बराबर। बच्चों ये जो चिन्ह है ना, ये आप 3 मत समझ लेना, ये मैं जेड का चिन्ह बना रहा हूं क्योंकि छोटी एबीसीडी वाला लिखना होता ना, इस वजह से ये ही जेड बनेंगे। क्या बनेंगे इसको जेड, ठीक है। तो 11 जेड इक्वल टू 77 रुपये। अगर मुझे जेड का मान ज्ञात करना रहेगा रे, जेड का मान मुझे ज्ञात करना रहेगा, तो क्या करूंगा, इधर 77 और बटा में 11 कैसे लगा, क्योंकि 11 जेड के साथ गुणांक में था। अगर मैं इसको पक्षांतरण करूंगा, उधर लेके जाऊंगा दूसरी तरफ समता चिन्ह के, तो इधर अगर ये गुणा में है तो उधर जाके किस में लग जाएगा, भाग में। रिवर्स होता है, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, गुणा में है तो भाग में लग जाएगा, और भाग में है तो गुणा में लग जाएगा। तो z बराबर 77 बटा 11 रुपये इज इक्वल टू 77 में आप 11 का भाग लगाओगे तो कितने रुपए आएंगे 7 रुपए। कितने रुपए आगे 7 रुपए। तो z का मान कितना है बच्चों, z का मान कितना है 7 रुपए। अब z क्या है बताओ, देखिए z क्या है, क्या था z किसको माना था हमने, नहीं बेटा पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो आराम से। माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी, तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 7। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 5 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो गया, आपकी जेब में 5 रुपए के 7 सिक्के पड़े हैं, तो कैसे बताओगे आप, या तो 5 को 7 से गुणा कर लोगे, फिर एक एक सिक्के को गिनोगे कि 5 10 15 20 25 ऐसे करके। तो 5 गुना 7 कितने रुपए आ गए टोटल
5 रुपए के सिक्के कितने हैं आपके जेब में? 35 रुपए। अब बचे हुए कितने हैं वो भी निकाल लेते हैं। जेड का मान कितना आया था? 7 रुपए। देखो बच्चों, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? जेड, और जेड का मान कितना आया? 7। यानी कि ये कह रहा है कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 7। अगर 5 रुपए वाले सिक्के 7 हैं, 7 सिक्के हैं 5 रुपए वाले हमारी जेब में, तो 5 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 35 रुपए। दूसरी चीज थी कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3z है। कितनी है? 3z है। तो 3z लिखेंगे इसको। तो z का मान कितना है? 3 गुणा 7। पहली बात तो कितना हो गया ये? 3 गुणा 7 बराबर 21 सिक्के। कितने सिक्के हो गए? 21 सिक्के। सिक्के पर ना 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3z है। 3 गुणा में लगा हुआ था, z का मान हमें दे दिया 7, और 3 गुणा 7 बराबर 21 सिक्के। अगर 21 सिक्के हमें हमारे पास आ गए तो क्या हम 21 को 2 से गुणा करके 2 रुपए वाले सिक्कों का टोटल मूल्य ज्ञात कर सकते हैं? तो 21 गुणा 2 बराबर कितना रुपया? 42 रुपया। अब देखिए जोड़ के देखो, 5 रुपए वाले सिक्कों का टोटल मूल्य था 35। किधर किधर जोड़ दोगे? 5 रुपए वाले सिक्कों का टोटल मूल्य कितना था? 35। और 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना था? 42। 5 और 2 7, 4 और 3 7। बिल्कुल सही है, ये तो हमारा सही उत्तर आ गया। आ गया ना सही उत्तर? बस यही तो याद करना था। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो बच्चों वीडियो देख लेना बाद में, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला एग्जांपल है बच्चों, 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। 11 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है? 363। कितना है? 363। 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। तो तीनों गुणजों का मान ज्ञात कीजिए। तो तीनों गुणज बताइए। ये लो, अब कैसे ज्ञात करें इसको? गुणज के बारे में जानते हो बच्चों? गुणज 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 जानते हो? गुणज गुणज बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है। गुण धन, गुणा धन जय। तो जय का बच्चों मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न होना। और गुणा मतलब मल्टीप्लाई वाला है गुणा। मतलब जो गुणा से उत्पन्न हो रहा हो उसे क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे। किससे उत्पन्न हो रहा हो? गुणा से। माने कोई संख्या होगी, जैसे हमारे पास एक संख्या है 2। अगर हमें 2 के गुणज ज्ञात करने हैं तो या तो आप एक काम करो, प्रत्येक बार इसमें 2 जोड़ते जाओ, लिखते जाओ। 2 2 कितने हुए? 4। 4 में 2 जोड़ा कितने हुए? 6 में 2 जोड़ा कितने हुए? तो ये क्या है? ये जो संख्या आ रही है ना यहाँ पे, ये जैसे 4 8, ये क्या है? गुणज है एक दूसरे के। पहाड़े से समझते हैं बच्चों, पहाड़े से सीधा समझ में आएगा आपको। अगर आपको कोई संख्या देखने पर ऐसे सीधा सीधा दिख जाए कि ये तो इसके पहाड़े में ही आ रहा है उसी संख्या के में, तो वह उसका गुणज होगा। या फिर किसी संख्या में उसका भाग जा रहा है तो वो भी उसका गुणज होगा। जैसे 2, इसके आगे 4 लिखा हो, 6 8 10 12 14 16। तो ये क्या है बच्चों? ये सारे क्या है? 2 के गुणज है। क्यों? क्योंकि ये 2 के गुणा में आ रहे हैं। जैसे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 2 6 2 7 2 18 16 जो भी। तो ऐसे करके आगे जाएंगे ना। अगर पहाड़ आपको सीधे सीधे दिख रहा है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या हो रहा है? गुणज बन रहा है। क्या बन रहा है? गुणज बन रहा है। मतलब गुणा से उत्पन्न हो रहा है। वो पहाड़ा किसी भी चीज का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 16 का हो सकता है। समझ रहे हो? वो आपको संख्या छोड़ छोड़ के भी दे सकता है। जैसे 4 के बाद में 16 दे दिया, 16 के बाद में 32 दे दिया, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी 4 के गुणज भी ही है। तो हमारे पास
सवाल है 11 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है 363। अब बच्चों यहाँ पे हमें मानना होगा 11 के गुणज समझ गए आप। पहली बात तो 11 के गुणज क्या होगा, 11 के पहाड़े की 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर कितना आएगा 363 आएगा। माने ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनमें 11 का पूरा भाग जा रहा होगा और वो लगातार आ रही होगी वो संख्या। लगातार कैसे, हर बार उनमें 11 ऐड हो रहा होगा या 11 माइनस हो रहा होगा। तो पहले हम मान लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। पहला गुणज बच्चों ने माना 11 का पहला गुणज कितना मानो, x मान लो, सॉरी कितना मानो, x मान लो। तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, नहीं, दूसरा गुणज कितना होगा, या तो x में प्लस आप 11 कर दो या फिर x में आप 11 गुणा कर दो, ऐसे तो होगा ना। x प्लस 11 है, मान लो आपके पास 11 का पार्ट, आप बोल रहे हो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पच्चीस 55, ऐसे चलता है पार्ट आपका ना। तो इसमें क्या हो रहा है, 11 से 22 कैसे बना, इसमें क्या ऐड किया आपने, 22 से 33 कैसे बना, क्या ऐड किया होगा आपने इसमें, इस 33 से 44 बना, क्या ऐड किया होगा आपने इसमें, 44 से 55 बना, क्या ऐड किया आपने, हर बार 11 ऐड हो रहा ना। यही तो दिखाता है ये गुणज, यही तो बताता है कि यही तो गुणज है, मैं हर बार 11 से ऐड हो रहा हूं इसमें, तो यही मेरा गुणज है। एक बार ऐड हुआ तो 2 गुना हो गया, 3 बार ऐड हुआ तो 3 गुना हो गया, 4 बार ऐड हुआ तो 4 गुना हो गया। 11 एकम 11 दूनी 44, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौकी 44, ऐसे। तो माना 11 का पहला गुणज हमने x मान लिया है, कितना मान लिया हमने, x मान लिया। तो दूसरा गुणज कितना होगा, x प्लस क्या, यहाँ पे जैसे 22 नहीं था x था मान लो, तो दूसरा गुणज क्या होगा, x प्लस 11, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना x प्लस 11। तीसरा गुणज क्या होगा फिर, x प्लस 11, तो इसे की ऐसे, ये तो था ही, और इसमें और क्या जोड़ देंगे, प्लस 11 जोड़ देंगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही सवाल होने वाला है आपके लिए। अब सवाल की तरफ वापस चलते हैं। 11 के 3 लगातार गुणज हमने ले लिए भाई साहब, माना पहला गुणज 11 का x है, दूसरा गुणज 11 का x प्लस 11 है, और तीसरा गुणज x प्लस 11 प्लस 11, ये 3 लगातार गुणज है, 3 लगातार गुणज है। अब तीनों गुणजों का योग कितना है, तीनों गुणजों का योग कितना है, बता बेटा कितना है, 363। तीनों गुणजों का योग है 363। तीनों गुणज कौन कौन से हैं, इनको मैं साथ में लिख दूं, योग करके लिख सकता हूं ना, लिख देते हैं चलो। x फिर योग का चिन्ह, फिर x प्लस 11, फिर योग का चिन्ह, फिर x प्लस 11 प्लस 11, और बराबर कितना हो गया टोटल 363। यही तो है ना, यही तो कहना चाह रहा था, तीनों गुणजों का योग। ले भाई, पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज लिख दिया, योग करके तीनों का कितना आया 363। अब वही वाली बात क्या किया था, सजाते सजाते को एक जगह ले चलेंगे, सजाते सजाते को एक जगह ले चलेंगे। ले लो भाई साहब, इधर ले लो, x प्लस x कितनी बार x है, 3 बार, जोड़ में है ना हर बार, x प्लस x हमने लिख दिया है, x प्लस x 3 बार था, हमने 3 बार लिख लिया है। बाकी हमारे पास h पद कौन सा बचा, 11 प्लस 11 कितना बचा, 11 प्लस 11 बराबर 363। x प्लस x, एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट और 3 चॉकलेट, इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक चॉकलेट फिर एक चॉकलेट फिर एक चॉकलेट, टोटल कितने चॉकलेट, 3 चॉकलेट हो गई ना, 1 2 3, 3x हो गया, प्लस में कितना है 11 प्लस 11 माने 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, ऐसे ही तो होगा। ऐड करके देख लो, 11 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा 22, फिर 22 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा 33, तो 3x प्लस 33 बराबर 363। अब बच्चों क्या करना रहेगा,
3x को एक बार के लिए हम पकड़ के रखेंगे, वही वाली, कौन सी वाली, उसी तरह 363 कैसे कैसे लिखा। अब ये 33 इधर प्लस में है, इसके साथ में, इस चर पद के साथ में 33 किसमें, प्लस में। मैं इसको समता के चिन्ह के उधर ले जाना चाहता हूं, किसमें चला जाएगा ये, इधर प्लस में था उधर किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 3x बराबर 363 में से 33 गया तो 3 से 3 गया तो 0 बचा, और 6 से 3 गया तो 3 बचा, और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ x का मान निकालना है। x के साथ गुणांक में क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। अगर मैं 3 को समता के चिन्ह के उधर लेके जाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना रहेगा, इधर मैं 330 को एज इट इज लिख दूंगा, और 3 कहां पे लगेगा बच्चों, इधर गुणा में, तो उधर किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये भाग में चला गया। 330 को 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और 0, ऐसे कैसे कितना आ गया, 110। तो x का मान कितना आ गया, 110। x हमारे पास क्या था, क्या था x, माना 11 का पहला गुणज x, और x का मान कितना आ गया, 110। तो 11 का पहला गुणज कितना हो गया, 110। दूसरा गुणज कितना होगा, ये तो कितना आ गया, पहला गुणज 11 का, दूसरा गुणज बता देंगे कितना होगा बेटा, 11 प्लस 110 कितना हो गया, एक ऐसे कैसे, और 2 ने 121। अब तीसरा गुणज कितना होगा, 121 प्लस या तो सीधा 121 में 11 जोड़ दे, या फिर एक काम कर ले कि जैसे 110 से प्लस से फिर कितना था 11 और फिर 11, तो अब कितना आ जाएगा, क्योंकि ये वाली बात तो यही कंप्लीट हो गई ना, कितना आया था 110 प्लस 11 कितना आ गया था 121। तो 121 में 11 सीधा सीधा जोड़ दो, कितना आ गया 121 में 10 जोड़ो, 131 और 1 132। ये लो बच्चों, सवाल कंप्लीट, समझ में आया, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो बच्चों एक सवाल तो और देख ही लेते हैं आज। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। एग्जांपल, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है, 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:5। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:5। दो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या, और किसमें चलेगी, धनात्मक में, हमेशा ऋणात्मक में नहीं होगी। तो दो पूर्ण संख्याओं का अंतर है 66। दोनों संख्याओं का अनुपात है 2:5। माना पहली पूर्ण संख्या दो गुणा x। ये हमने क्यों माना, क्योंकि अनुपात दे रखा ना बच्चों। अगर यहाँ पे 2:5 आएगा तो वो एज इट इज जितना मान आप निकालोगे हमेशा उसमें 2 गुना हमेशा ही चलता रहेगा, इसमें 5 गुना हमेशा ही चलता रहेगा। तो माना हमने पहली पूर्णांक संख्या क्या मान ली, 2 गुना x या 2x। दूसरी कितनी होगी, फिर दूसरी पूर्ण संख्या कितनी होगी बेटा, 5x होगी। पहली संख्या कितनी है, 2x, तो दूसरी कितनी होगी, 5x। अब क्या दे रखा था, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। ये दो पूर्ण संख्या होगी 2x और 5x। दोनों पूर्ण संख्याओं का अंतर, दोनों का अंतर 5x माइनस 2x बराबर 66। ये तो दे रखा था। दो पूर्ण संख्या का अंतर कितना है, 5x माइनस 2x बराबर 66। तो 3x का मान कितना आ गया, 66, और x बराबर 66 बटा 3 बराबर 22। तो x का मान कितना आ गया, 2x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 22 आ गया। तो 2x का मान 2 गुना x यानी 22 गुना 2 बराबर, पहली संख्या कौन सी आ गई, 22। नहीं बेटा, पहली संख्या क्या थी,
2x का मान कितना आ रहा है? 44। पहली संख्या 44, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 5x बराबर 5 गुना x का मान कितना आया? 22, 100। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 110। ये लो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 66। निकाल के देखिए क्या? 110 माइनस 44, 10 में 4 गए तो 6, यहाँ भी 10 हो गए, 10 में 4 गए तो क्या सही है? दो पूर्ण संख्याओं का अंतर हमें 66 दे रखा है। अब इसको हम मोरली समझते हैं बातों से, मौखिक रूप से। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों? 66 रुपए है। कितना है? सॉरी 66 रुपए नहीं, 66 ही है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर है 66। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5। माना पहली पूर्ण संख्या। पहली पूर्ण संख्या कितनी मानी हमने? ये दो अनुपात हमेशा साथ में लगेगा। मैंने पहली पूर्ण संख्या x मानी थी, लेकिन अनुपात साथ में होने से मैंने इसको 2 गुना में अनुपात लिख दिया है। माने 2 गुना x कितना हो गया? 2x। इसी प्रकार दूसरी पूर्ण संख्या कितनी मानेंगे? 5x, क्योंकि यहाँ पे 5 था अनुपात में। दोनों का अंतर कितना है बच्चों? दोनों का अंतर मतलब 2x माइनस 5x अथवा 5x माइनस 2x। इनका अंतर कितना है? 66 अंतर है। तो 3x बराबर कितना आ गया? 66। 3x को अगर x को हम चर पद है यहां पकड़ के रखेंगे, 3 गुणांक में लगा हुआ है, इधर किस में आ जाएगा? भाग में। 66 के भाग में आया कितना आया? 22। तो x का मान कितना आ गया? 22। x हमने पूर्ण संख्याओं का गुणांक माना था, तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 2x क्या है यहाँ पे? पहली पूर्ण संख्या है, कितना हो जाएगा? 44। दूसरी पूर्ण संख्या कौन सी है? 5x। 5x का मान कितना हो जाएगा? 110। पहली संख्या का मान 44, दूसरी संख्या का मान 110। अंतर करके देखते हैं। देखिए दो पूर्ण संख्या का अंतर 66 है। 110 माइनस 44 कितना हो गया? 66। तो क्या ये सवाल सही है अपना? बिल्कुल बच्चों, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों आप। बच्चों अपने चैनल का नाम है बीडी मैथ्स पॉइंट। बच्चों आप इसको जाके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करके बताएं। और टेलीग्राम पे बच्चों इसी नाम से है, और इंस्टा पे भी इसी नाम से। अगर आपको किसी भी सवाल में, किसी भी चीज में दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा कर सकते हैं और टेलीग्राम भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों मोबाइल नंबर है 8947878501। तो बच्चों आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेने के लिए, पूछने के लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। धन्यवाद।